प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक प्रमोद कुमार सिंह आज मैं आप लोगों को रस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसे सुनिए, समझिए और सुनने के बाद जो आपके समझ में ना आए उसे फिर हमसे फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आइए हम रस का अध्ययन करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है, रस का तात्पर्य ही होता है, हमने यहां लिख दिया है, स्वाद से संबंधित। सामान्यतः रस का अर्थ हम लोग स्वाद से लेते हैं। स्वाद लेने का मतलब चखा जाना, चख लेना या आस्वादन कर लेना, लेकिन ये सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम इसे प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि साहित्य के क्षेत्र में रस का अर्थ हम लोग आनंद से लेते हैं। मीन्स जब आपको साहित्य में कहीं प्रसन्नता आए, आनंद आए, तो उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, काव्य साहित्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक आदि को देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो कुछ हमें आनंद आ जाता है, कुछ सुनते हैं या नाटक में पिक्चर इत्यादि देखते हैं तो उसमें हमको आनंद आता है, हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, गदगद हो जाते हैं। वही आनंद ही क्या है? वही आनंद ही रस होता है। रसानुभूति, आनंदानुभूति ही रस कहलाता है। अब हम आगे आते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। रस के अवयव अंग 4 अंग होते हैं। अब वे अंग जो रसानुभूति कराने में सहयोग देते हैं, जैसे अस्थाई भाव। पहला पॉइंट आता है अस्थाई भाव। अब देखिए, अस्थाई भाव में मनुष्य के हृदय में रहने वाला अस्थाई भाव सुसुप्तावस्था में रहता है। वो हमेशा कार्य नहीं करता है, लेकिन जैसे कोई भाव उत्पन्न होता है, जैसे हम किसी नायिका को देखें तो हमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऐसा भाव देखें कि हमें रति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा दृश्य देखें, वीरता का दृश्य देखें जिसमें उत्साह जागृत हो जाता है। तो यही अस्थाई भाव है जो सुसुप्तावस्था में हमारे शरीर में तो रहता है, लेकिन मौका मिलने पर, वैसा भाव जागृत होने पर, वैसा भाव स्थापित होने पर वो प्रखर रूप धारण कर लेता है। उसे ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि विभाव में, ये देखिए विभाव, अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारकों को हम विभाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है विभाव, जिसमें अस्थाई भाव को जागृत करने वाले, वे अस्थाई भाव किन कारणों से हमारे मन में जागृत होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे किस प्रकार से, किसके माध्यम से हमें वो भाव जागृत हो रहा है, उसका कोई माध्यम होगा, उसका कोई कारण होगा, वही कारण जो है क्या है? विभाव है। तीसरा पॉइंट आता है अनुभव। मानव मन में अस्थाई भाव जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, कुछ हमारे शरीर में चेष्टाएं आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए सर्प को हमने देखा, हमने सर्प को देखा तो हम क्या कहते हैं? चिल्लाने लगते हैं, या कोई ऐसी घटना घटी कि हम कांपने लगते हैं। ये कंपन, ये चिल्लाना इससे पहले नहीं था, लेकिन सडनली होता है, ये कायक हमारे सामने ऐसा आता है, तो इन्हें हम अनुभव कहते हैं। चौथा पॉइंट आता है संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये 4 पॉइंट रस के अंग हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव। ये 4 अंग हैं रस के। अब रस के अगला पॉइंट आता है रस के प्रकार। रस के प्रकार में हम देखेंगे
पहला रस आप यहां देखिए श्रृंगार रस, और उसका स्थायी भाव क्या है? रति। दूसरा है करुण रस, उसका स्थायी भाव क्या है? शोक। तीसरा है वीर रस, उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। फिर चौथा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास। पांचवा है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। छठा है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सलता, जो बच्चों के लिए। फिर है सातवां भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। आठवां है भक्ति रस, इसमें भी रति होता है। रति में प्रेम जागृत होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है? देव विषयक, देव के लिए भक्ति। नौवां है अद्भुत रस, इसका आश्चर्य है स्थायी भाव। 10वां है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है ग्लानि। 11वां है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। अब हम ध्यान देंगे कि इन सारे रसों में कक्षा 9 में हमें श्रृंगार रस और वीर रस, दो ही रस का अध्ययन करना है। कक्षा 9 में हमें श्रृंगार रस और वीर रस का ही अध्ययन करना है। अब हमारा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट श्रृंगार रस। अगला पॉइंट आ जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस वह रस होता है जहां प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थिर अस्थायी भाव जो है रति को उत्पन्न करते हैं, प्रेम को उत्पन्न करते हैं, वही जो है श्रृंगार रस कहलाता है। यह श्रृंगार रस दो प्रकार से बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। हम आपको बताते चले कि पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब संयोग हम आपको बता दें, संयोग श्रृंगार क्या है? संयोग का अर्थ ही होता है, संयोग का अर्थ ही होता है मिलन। संयोग का अर्थ ही होता है मिलन। जरा इसको आप ध्यान से देखें। जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिलते हो, प्यारी चुपड़ी बातें करते हो, अपलक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते हो, प्रेम से स्पर्श करते हो, ऐसी स्थिति में उनमें प्रेम जागृत होता है। प्रेम रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। वही रति नामक स्थायी भाव जागृत होना ही श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। जैसे हम आपको बता दें उस समय का प्रसंग, जब सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वाटिका में देखती हैं, तो वहां पर है ना एक एग्जाम्पल, लता ओट तब शखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब शखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब जरा देखिए ध्यान से आप लोग, लता की आड़ से अपनी सखियों के साथ प्रभु श्री राम जी को निहार रहे हैं। नायिका द्वारा नायक को निहारने का कार्य किया जा रहा है प्रेम पूर्वक। ऐसी स्थिति में यहां रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, अतः यहां पर संयोग श्रृंगार माना जा रहा है, या अतः यहां पर संयोग श्रृंगार है। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखा दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का पहला, और देखिए उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कूका लगी कोयले, उसमें है देख लीजिएगा आप लोग, कूके लगी कोयले कदंबर पर बैठ फिर धोए धोए पात हील हील सर से लगे,
बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, देख के संजोगी जन ही हर से लगे। ध्यान दीजिएगा, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, देख के संजोगी जन ही हर से लगे। बारिश हो रही है, मोर नाच रहे हैं, मेढक टर टर की आवाज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नायक और नायिका जब पास हैं तो उनके मन में हर्ष, उनके मन में स्थायी भाव रथ जागृत हो रहा है, अतः यहां पर संयोग श्रृंगार है। अब दूसरा स्टेप आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, वियोग का अर्थ ही होता है अलगाव, विरह, एक दूसरे से दूरी, बिछुड़न। नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या स्त्री पुरुष जब एक दूसरे से दूर हो, जब एक दूसरे से दूर हो, विरह की स्थिति में हो, तो इस विरह की स्थिति में भी रत स्थापित होता है, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पाता, दूर पर ही रहते हैं। लेकिन एक बात का हम ध्यान देंगे, वियोग श्रृंगार में वियोग तो होता है, अलगाव होता है, लेकिन वह अलगाव हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। उसमें मिलन की आस रहती है कि हमारा नायक या हमारी नायिका मुझसे कभी न कभी मिलेगा। वियोग है लेकिन मिलन की आस भी है। जैसे अब हम आपको बताएं कि नागमती का एक प्रसंग है कि नागमती चितौर पथहेरा, नागमती चितौर पथहेरा, प्यू जो गए पुन कीन्हन फेरा। जैसे देखिए, नागमती चित उर पथहेरा, प्यू जो गए पुनि कीन्हन फेरा। नागमती का प्रीतम चित्तौड़ चला गया है, वह अपने प्रीतम के इंतजार में चित्तौड़ के पथ को देख रही है, विरह की स्थिति में है, इसलिए वो यहां पर वियोग श्रृंगार है। हम वियोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल आपको और बताते चले, वो भी प्रेम माधुरी के पहले पद का लास्ट है। जैसे हम जब उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, हरि भई भूम सिरी पवन चलन लगी, हरि भई भूम सिरी पवन चलन लगी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तरस लगे, लखी हरि चंद फेरी प्राण तरस लगे। फेरी झूमी झूमी, फेरी झूमी झूमी, बरसा की ऋतु आई फेरी, बादरनी गोरे झुकी झुकी बरसे लगे, बादरनी गोरे झुकी झुकी बरसे लगे। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां क्या है, बरसात का मौसम है, बारिश हुई है, शीतल हवाएं, ठंडी हवाएं बह रही हैं, पृथ्वी सारी हरी भरी हो गई है, और ऐसी स्थिति में वो नायिका जिसका नायक उसके पास नहीं है, ये हरियाली, ये सावन की बार बार बरसात, सावन की भीनी भीनी बरसात, ये फुहार उनको अच्छी नहीं लग रही है। ऐसी स्थिति में वो बादलों से चिढ़ रही हैं और उन बादलों को क्या कह रही हैं, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फिर बार बार ये झूम झूम करके वर्षा ऋतु आ रही है, आई है, बारिश कर रही है, बादरनी गोरे झुकी झुकी बरसे लगे। ये जो बादल है, ये निगोरे बादल, ये हरामजादे बादल, ये झुक झुक करके बार बार बारिश कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ही पीड़ा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा नायक मेरे पास होता तो काश कितना आनंद होता। यहां देखिए, नायिका का नायक उससे अलग है, विरह की स्थिति है, लेकिन मिलन की आस भी दिखाई दे रही है, तो यहां पर वियोग श्रृंगार है। प्यारे बच्चों,
ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार आपका हो गया। अब दूसरा रस आपका आता है वीर रस। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? उत्साह। देखिए, जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक आदि को देखकर हमारे अंदर उत्साह, जोश, उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर वीर रस होता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है बच्चों? वीर रस होता है। हम आपको बता दें कि वीर रस का सबसे सटीक उदाहरण जो आप लोगों ने सुना होगा वो है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अब देखिए, इस उदाहरण में राणा प्रताप द्वारा वीरता के साथ चेतक पर सवार होकर के युद्ध क्षेत्र में युद्ध किया जा रहा है। इसको सुनने के बाद हमारे अंदर उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत हो रहा है, अतः यहां पर वीर रस है। हम राणा प्रताप में ही देख लीजिए, और एक उदाहरण आप सुने होंगे जो सामान्य रूप से पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें भी उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत हो रहा है, अतः यहां पर वीर रस है। और तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हिमाद्रि तुंग सिंह से, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन सूर साहसी। इसमें देखिए, भारत के जवानों को अपने देश को आजाद करने के लिए उत्साह भरा जा रहा है, देश पर मर मिटने का जोश जज्बा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत हो रहा है, और आप लोग इसको सुनेंगे, इसलिए यहां पर वीर रस है, और इसे आप ध्यान से सुनेंगे और तैयार करेंगे। इसमें से इस वीडियो का अध्ययन करने के बाद आप वीर रस का उदाहरण के परिभाषा और उदाहरण अवश्य ही भेज दीजिएगा ग्रुप में। धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे।